आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HTML हेड टैग के बारे में। बेसिकली हम देखेंगे कि HTML हेड टैग के अंदर और कौन कौन से टैग होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं और किस टैग का यूज किस पर्पज़ से किया जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और HTML का जो हेड टैग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है SEO के पर्सपेक्टिव से। और SEO बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में आप में से कई ने सुना होगा इसके बारे में पहले से ही, और मे भी नहीं भी सुना होगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जो आजकल हम जो वेब ब्राउज करते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम गूगल में सर्च करते हैं, राइट। तो जो भी सर्च क्वेरी हम डालते हैं गूगल में, उसके बेस पे गूगल बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट को सर्च करता है और उसका लिंक हमें उसका रिजल्ट में, उस वेबसाइट का लिंक हमें वो रिजल्ट में दे देता है। तो इवन बहुत सारे वेबसाइट गूगल को पता कैसे चलता है कि कौन से वेबसाइट पे क्या कंटेंट है? इसी को बोलते हैं गूगल में वेबसाइट को रैंक करवाना। और इसकी ये जो प्रोसेस होती है, इसी को हम बोलते हैं SEO। मतलब आपके वेबसाइट की SEO अच्छा से किया हुआ है तो आपके वेबसाइट टॉप पे आएंगे गूगल सर्च में। तो इस तरीके से टॉप पे आएंगे, मतलब ज़्यादा लोग को विजुअल होगा आपकी वेबसाइट, और आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है, जो यूज़र है, वो बढ़ जाएंगे। तो यही होता है SEO। और SEO खुद में ही एक बहुत बड़ी टॉपिक है जो अभी के लिए हमारे इस कोर्स के स्कोप में नहीं है। तो हम SEO पे उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा हम आज का जो प्रोडक्ट, हमारी डायरेक्टरी है आज के क्लास का, वो बनाते हैं। तो आज है हमारा बेसिकली क्लास 9। ठीक है, और क्लास 9 और बना क्यों नहीं ये लेसन 9। ठीक है, और इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे एक lesson9.html के नाम से। और इसमें हम फिर वही हमारा जो टेम्पलेट है HTML का, उसको हम लेंगे। और आज इसको नहीं निकालते हैं क्योंकि आज हम हेड टैग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो रखते हैं इसको। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे दूँगा, HTML हेड टैग एंड SEO भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक जो क्विक टिप्स मैं देना चाहूँगा आपको HTML के बारे में, कि आप जब भी HTML लिखो तो इसके जो टैग का नेम है और इसकी जो एट्रीब्यूट्स का नेम है, उसको आप हमेशा लोअर केस में लिखो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। वैसे आप अपर केस में भी लिखोगे तो चल जाएगी कोड, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर में पहले, और मैं इन कोड एडिटर हमारा और ब्राउज़र को साइड बाय साइड ले लूँगा। ठीक है, और हेड टैग का एलिमेंट, आपको बहुत सारे एलिमेंट डायरेक्टली दिखेंगे नहीं आपको ब्राउज़र में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेड टैग के अंदर 2 टैग हमने ऑलरेडी देख चुका है हमारे क्लास में, हमारे पिछले क्लास में। एक तो है टाइटल टैग। टाइटल टैग बेसिकली क्या करता है? ये पेज का एक टाइटल सेट कर देता है, टाइटल। ठीक है, टाइटल सेट कर देता है। और इस टाइटल को जब भी कोई सर्च करेगा तो गूगल की जो सर्च एल्गोरिथम है, वो इस टाइटल को समझ के उसको ये पता चलेगा कि आपकी जो वेब पेज है वो किस बारे में है। तो हमेशा आप ट्राई करो कि टाइटल एक डिस्क्रिप्टिव रखो, जो थोड़ी बहुत डिफ़ाइन कर रही हो आपकी वेब पेज को। जैसे आप एक मान लो पेज बना रहे हो कि वेब डेवलपमेंट कैसे करना है, तो उसका आप टाइटल दोगे हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट, और इस तरीके का कुछ टाइटल दोगे। और जो टाइटल हम देते हैं वेब पेज का, वो बेसिकली हमें यहाँ पे दिखता है ब्राउज़र में। ये देखो, ये है हमारा टाइटल। तो टाइटल हम ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इस पर अभी ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बस अभी के लिए क्या करता हूँ, इसकी पेज की जो टाइटल है उसको चेंज कर देते हैं, HTML हेड टैग कर देता हूँ मैं इसको। जैसे हमने चेंज करा, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी टाइटल जो है वो चेंज हो गया। इसके अलावा एक और टैग हमने पढ़ी थी हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग, और इसकी हम यूज करते हैं बेसिकली स्टाइलिंग के लिए। जैसे मैं अभी के लिए ये जो बॉडी है हमारी, ये जो बॉडी टैग है, इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ब्लैक का। ठीक है, ब्लैक। तो आप देखोगे तो ये पूरी ब्लैक हो गई हमारी। तो ये ब्लैक होने की वजह से ये हेडिंग भी हमारी गायब हो गई है एक्चुअली। तो हेडिंग पे भी हम एक स्टाइलिंग दे देंगे, H1 को दे देंगे हम कलर वाइट का। ये सारी बेसिक स्टाइलिंग हमने पिछले वीडियो में देखी है इस तरीके से।
तो 2 टैग हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं HTML हेड टैग के अंदर। इसके अलावा जो टैग होता है HTML हेड के अंदर, वो एक टैग होती है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग जो है, जिस तरीके से हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं स्टाइल लिखने के लिए, उसी तरीके से स्क्रिप्ट टैग का यूज हम करते हैं HTML पेज पे जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, राइट जावा स्क्रिप्ट और लिंक ए जावा स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। आइदर हम इस टैग के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और इस टैग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई जो हमारा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसको भी हम HTML पेज पे लिंक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही हम जानते हैं इस टैग के बारे में, क्योंकि इस जावा स्क्रिप्ट हमने पढ़ी नहीं है। तो इस टैग को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे जावा स्क्रिप्ट का जो हमारा प्ले लिस्ट होगा उसमें। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट कोड गोज हेयर, ठीक है, और इसको हम कमेंट कर देंगे अभी के लिए। तो ये होता है स्क्रिप्ट टैग। जिस तरीके से स्टाइल टैग होती है स्टाइलिंग के लिए, ठीक उसी तरीके से होता है स्क्रिप्ट टैग जावा स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है एक लिंक टैग। लिंक टैग जिस तरीके से स्क्रिप्ट टैग के मदद से हम जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं एक पेज पे, उसी तरीके से लिंक टैग पे हम लिंक टैग की मदद से CSS को लिंक करते हैं हमारी HTML डॉक्यूमेंट से। और इवन इसके एक और यूज होते हैं। इसका यूज, लिंक टैग का जो यूज है वो फेविकन आइकन के लिए भी यूज होता है। एक तो इसका यूज है CSS लिंक करने के लिए और दूसरा है फेविकन आइकन लगाने के लिए, ठीक है। अभी ये फेविकन आइकन क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइटल के जस्ट बगल में, तो ये एक छोटा सा आइकन बन के आ रहा है ग्लोब का। और बहुत से अलग अलग वेबसाइट में आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक उस वेबसाइट की जो आइकन होती है वो बन के आती है। तो इसको हम बोलते हैं फेव आइकन बोलो या तो फेविकन आइकन बोलो, ठीक है। तो ये आइकन भी लगाया जाता है लिंक टैग की मदद से। तो मैं अभी के लिए आपको एक लिंक टैग की मदद से फेव आइकन लगा के दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक आइकन की इमेज है, तो मैं फोल्डर में चलता हूँ पहले। तो ये जो फाइल आपको दिख रही है इसका मैं बेसिकली यूज करूँगा फेव आइकन लगाने के लिए। तो हम अपने इस कोड फोल्डर में आ जाते हैं और कहाँ गया हमारा, हाँ ये हमारी डायरेक्टरी है और इसके अंदर हमारा लेसन 9, और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लूँगा इमेजेस के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम इस इमेज को पेस्ट कर देंगे और सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ। इसका नेम बस अभी के लिए हम रख देते हैं फेव, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर ये इमेज और इमेज के अंदर ये फेव.jpg आ गया हमारा, ठीक है। और इसको हम हटाते हैं अभी के लिए। तो जब आप फेव आइकन लगाओगे लिंक टैग की मदद से, तो ये जो इसकी एक एट्रीब्यूट्स होती है रेल, बेसिकली ये बताता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिंक कर रहे हैं उसका रिलेशन क्या है हमारे करेंट HTML डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो जब आप स्टाइल सीट लगाओगे, जब आप CSS लगाओगे तब आप रेल का वैल्यू दोगे स्टाइल सीट, और जब आप फेव आइकन लगाओगे तब रेल का वैल्यू आप दोगे आइकन, ठीक है। और इस href के अंदर आप बेसिकली एब्सोल्यूट या तो रिलेटिव पाथ दोगे। अगर फेव आइकन लगा रहे हो तो इमेज का पाथ और स्टाइल लगा रहे हो तो CSS का पाथ, ठीक है। इस तरीके से काम करता है हमारा लिंक टैग। तो पहले हम फेव आइकन लगाते हैं, फिर हम CSS भी लिंक करके देखेंगे। तो फेव आइकन के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इसकी जो रेल की वैल्यू है वो देंगे हम आइकन, और इसमें देंगे हमारी इमेज की पाथ जो क्या है इसमें इमेज के अंदर ये, ठीक है। और जैसे ही हम सेव करेंगे तो आप देखो यहाँ पे वो ग्लोब चला गया और जो इमेज हमने यूज करी है वो यहाँ पे आ गया। और एक चीज़, फेव आइकन में आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हो, ठीक है। एनी इमेज लाइक PNG भी आप यूज कर सकते हो, JPG भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट जो रिकमेंडेड होता है फेव आइकन के लिए वो होता है एक फाइल आती है .ico करके, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा आपको .ico, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो ऑनलाइन बहुत सारे टूल मिल जाएंगे आपको ico जनरेट करने का। और आपके पास अगर कोई ये है, आपके पास पहले से कोई इमेज है इस तरीके का,
तो उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए क्लाउड कन्वर्ट पे जाता हूँ। ये एक बेसिकली ऑनलाइन सर्विस है जहाँ पे आप फाइल के टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से हमारा फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओपन करते हैं और इसको हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है आइको में, ठीक है, और इसको कन्वर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, हमारे इमेज को .ico फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और इसको क्या करेंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारी जो जहाँ पे हमारी सारी की सारी कोड है, सारी की सारी डायरेक्टरी है हमारी, उसी में इमेज के अंदर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, इमेजेस के अंदर जानी है हमें और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। सेव दो नाम में सेम नाम मैं यहाँ पे रख पाऊँगा क्योंकि इसकी जो टाइप है वो JPG है और इसकी जो टाइप है वो आइको है, तो इस तरीके से मैं रख पाऊँगा। अभी आप देखोगे तो ये इमेज बहुत छोटी होगी है, राइट, इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी .ico रिकमेंडेड होता है फेव आइकन के लिए। और अभी मैं यहाँ पे कर दूँगा .ico, तो अभी आप देखो ये इमेज ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये था कि लिंक टैग की मदद से हम फेव आइकन किस तरीके से लगाते हैं। अभी हम देखते हैं कि CSS कैसे लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यही स्टाइल को कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि CSS हमने अभी पढ़ी भी नहीं है, और इसको कमेंट करते हैं और जैसे ही सेव करूँगा मैं तो ये स्टाइल चली जाएगी। और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा style.css। CSS की जो एक्सटेंशन होती है फ़ाइल की वो होती है .css, और मैं इसमें इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और फाइल को सेव करते हैं, सेव। और अभी आते हैं हम HTML के डॉक्यूमेंट में, और बेसिकली मैं एक और लिंक टैग लूँगा। यहाँ पे एक लिंक टैग लेते हैं और आप देखोगे तो ये स्टाइल शीट बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगी। और इसमें हमें देना है, इमेज के अंदर जानी नहीं है, बेसिकली इमेज के बाहर ही है हमारा style.css। और जैसे ही सेव करूँगा मैं तो आप देखो सेम वही स्टाइल जो हमने यहाँ से कॉपी करके वहाँ डाल दी थी वो अप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा जो टैग होती है वो होती है हमारा मेटा टैग। ये वाला मेटा टैग पे भी आप जो सबसे पहले देखोगे वो तो एक ये है कैरेक्टर सेट और UTF-8। ये टैग क्या करता है, ये बेसिकली कैरेक्टर, कैसे लिखेंगे, इसकी तो स्पेलिंग गलत हो गई। ये टैग जो है वो कैरेक्टर सेट डिफ़ाइन करती है। ठीक है, और मेटा टैग बेसिकली क्या करता है, मेटा टैग बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। मेटा टैग आपको इस पूरे वेब पेज में, पूरी ब्राउज़र में कहीं पे नहीं दिखेगी। मेटा टैग का यूज तो एक हम करते हैं पहला कैरेक्टर सेट डिफ़ाइन करने के लिए। यहाँ पे जैसे हमने कैरेक्टर सेट UTF-8 डिफ़ाइन कर लिया, तो थोड़ा सा हम ये भी समझते हैं कि कैरेक्टर सेट होता क्या है। तो आपने कई बार सुना होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो बस बाइनरी डिजिट ही समझता है, राइट, बाइनरी डिजिट ही समझ पाता है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं समझता। और बाइनरी डिजिट क्या होता है, आइदर 0 और 1। ठीक है, बस यही समझता है। तो जैसे कोई लेटर हो गया A या B, इसको कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, लेकिन A और B हमें कंप्यूटर में यूज तो करना है, लिखना तो है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट किया जाता है नंबर में, और हर एक कैरेक्टर जो भी हम कंप्यूटर में देखते हैं उसको एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर दिया जाता है। और इसको हम बोलते हैं, जैसे A के लिए एक नंबर असाइन होगा, B के लिए एक नंबर असाइन होगा, इसी तरीके से A से लेके Z तक। और फिर जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे ये मॉड्यूलो का साइन, पैरेंथेसिस, सबके लिए एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। और उस सेट ऑफ टेबल को, वो जो सारे कैरेक्टर का जो एक सेट होता है, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। तो हमारे पास और भी अलग अलग कैरेक्टर सेट है, जैसे एक तो है UTF-8 और इसके अलावा एक है ASCII, एक है ANSI। ठीक है, और भी अलग अलग कैरेक्टर सेट है हमारे पास। तो इसके बारे में अगेन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये इतना रिकमेंडेड है भी नहीं, मतलब नेसेसिटी नहीं है कि आप सारे ही कैरेक्टर सेट के बारे में जानो कि क्या कैसे काम करती है। इस कोर्स के लिए वो उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। तो हमने अभी समझ लिया कि कैरेक्टर सेट क्या होता है।
फिर उसके बाद मेटा टैग से जो हम डिफ़ाइन करते हैं, मेटा टैग बेसिकली उसके बाद कैरेक्टर सेट में तो बस एक ये है कि मेटा टैग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट डालोगे कैरेक्टर सेट, और उसमें उसकी वैल्यू आपको जो भी कैरेक्टर सेट यूज करना है वो डाल दोगे, ठीक है। और ये आप याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है, HTML डॉक्यूमेंट में होना ही चाहिए, ताकि आपकी जो कैरेक्टर की इंटरप्रिटेशन है ब्राउज़र वो ठीक से समझ पाए। इसके अलावा जब भी आप मेटा टैग का यूज करोगे तो मेटा टैग के साथ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक तो नेम और एक कंटेंट, ठीक है। एक क्या है, नेम है, और दूसरा क्या है, कंटेंट है। नेम बेसिकली ये बताता है, इंफॉर्मेशन टाइप बताता है, इंफॉर्मेशन टाइप बताता है, और कंटेंट जो है वो एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो है, ठीक है, इन्फो। जैसे आपको अगर पेज की डिस्क्रिप्शन सेट करनी है, टाइटल तो हमने देख ली, और एक डिस्क्रिप्शन भी होता है जिसको रीड करके ब्राउज़र को पता लगता है कि पेज में क्या कंटेंट है। और मेटा डिस्क्रिप्शन को मैं अगर सिंपल शब्द में आपको बताऊं तो आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपको एक तो हेडिंग मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो लिंक होता है जिसको आप क्लिक कर सकते हो, तो ये होता है टाइटल उस पेज का, जिस पेज का और लिंक है उसकी होती है ये टाइटल। और इसके नीचे आप देखोगे तो कुछ टेक्स्ट लिखे रहते हैं, तो वो होता है डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल को सेट करते हैं हम टाइटल टैग से, और ये जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उसको हम सेट करते हैं मेटा टैग से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेटा टैग से हम पेज का व्यू पोर्ट सेट कर रहे हैं। व्यू पोर्ट क्या होता है बेसिकली उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा अभी। व्यू पोर्ट ये डिवाइस का विड्थ सेट करता है काइंड ऑफ, और ये इम्पोर्टेंट होता है रिस्पॉन्सिव के पर्सपेक्टिव से, कि आप जब भी एक वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करोगे तो उसमें ये व्यू पोर्ट होना ही चाहिए। और रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब कि एक जो वेब पेज है वो बड़े स्क्रीन पे डेस्कटॉप में किस तरीके से दिख रहा है, फिर वो जो सेम वेब पेज है वो छोटे डिवाइस जैसे टैबलेट में कैसे दिखेगा, मोबाइल में कैसे दिखेगा, वो होता है व्यू रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे CSS में। तो उसको बनाने के लिए आपको ये मेटा टैग देना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें नेम का एट्रीब्यूट्स क्या होगा, व्यू पोर्ट, और इसके जो कंटेंट का एट्रीब्यूट्स होता है, वैल्यू होते हैं, वो होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो होता है कंटेंट, जब व्यू पोर्ट आप डालोगे तो उसके कंटेंट की वैल्यू होगी विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, और कॉमा के बाद इनिशियल स्केल टू 1, ठीक है। ये बेसिकली दो पार्ट में है, इन दोनों पार्ट को हम 1 बाय 1 समझते हैं। एक ये वाला जो पार्ट है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ये बताता है कि जो पेज की विड्थ होगी वो बराबर होगी डिवाइस के विड्थ की, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इनिशियल स्केल, ये बताता है कि जब पेज लोड होगा इनिशियली तो उसकी जो जूम लेवल है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जूम लेवल सेट कर रखी है 1, और पेज का जो विड्थ है वो हमने सेट कर रहा है डिवाइस विड्थ। मतलब ब्राउज़र की जो भी विड्थ होगी, डिवाइस की जो भी विड्थ होगी वो हो जाएगी पेज की विड्थ, और जूम स्केल रखेंगे हम 1। तो इस तरीके से हम सेट करते हैं व्यू पोर्ट। अगर ये आप हटा दोगे तो रिस्पॉन्सिव, इसके बिना एक वेब पेज को जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होता है मेटा टैग, उसमें हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ठीक इसी तरीके से आप एक मेटा टैग लोगे और इसमें एट्रीब्यूट डालोगे नेम, और डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो तो इसके लिए आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कंटेंट में आप लिखोगे पेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है पेज का, ये पेज का एक 2 से 3 लाइन में आप डिफ़ाइन कर सकते हो अपने वेब पेज को, कि वो जो पेज है पर्टिकुलर पेज वो किस बारे में है, तो वो होता है पेज का डिस्क्रिप्शन। फिर जो हम यूज करते हैं मेटा टैग का वो होता है कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे नेम, और नेम में हम डालेंगे कीवर्ड्स, और इसकी जो कंटेंट होगी वो होगी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जैसे हम लिख सकते हैं वेब डेवलपमेंट, और फिर दूसरी कीवर्ड हम कॉमा के बाद देंगे वेब डिज़ाइन। कीवर्ड बेसिकली सर्च इंजन को बताता है कि जब भी कोई सर्च करेगा आके गूगल में या किसी दूसरे सर्च इंजन जैसे याहू में, तो कौन से कीवर्ड के लिए हमारे इस वेब पेज को लिस्ट करवानी है।
तो इसमें आप जैसे अगर वेब डिज़ाइन का बना रहे हो तो इसके रिलेटेड सारे ही कीवर्ड आप इस तरीके से डाल सकते हो, ताकि गूगल क्या करेगा, सर्च रिजल्ट में आपका पेज दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद जो मेटा टैग का यूज होता है वो होता है पेज का जो ऑथर बोलते हैं पता नहीं, उसको बताने के लिए। तो उसमें आप नेम लिखोगे ऑथर, और इसकी जो कंटेंट है वो बेसिकली होगी ऑथर का नेम। तो अभी के लिए हम लिख देते हैं वेब फ्लिक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टैग थे जो हेड टैग के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी एक टैग आता है हेड टैग के अंदर, वो होता है बेस। ठीक है। अभी बेस टैग का यूज क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली 2 इमेज चाहिए हमें। तो मैं पिक्सावे पे जाता हूँ और यहाँ से हम 2 इमेज ले लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली इसकी जो एब्सोल्यूट URL है उसको भी आप कॉपी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। दोनों के साथ बेसिकली ये सेम तरीके से काम करता है। तो इस बार हम काइट नहीं, इस बार हम कुछ और सर्च करते हैं। लेट्स से लायन। ये सर्च इंटरनेट स्लो है क्या मेरा? लायन का स्पेलिंग गलत हो गया, क्या हो गया पता नहीं, छोड़ते हैं इसको अभी के लिए। और इसको हम लेते हैं ये इमेज, और एक लेंगे हम ये इमेज। ठीक है। इमेज मैं जल्दी से डाउनलोड करता हूँ। सेव इमेज, और इसको हम डायरेक्टली हमारे सही लोकेशन पे सेव कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। ये तो वेबपी में आ रहा है, तो क्या करता हूँ मैं अभी के लिए मैं ये URL ही यूज करता हूँ इसका। तो कॉपी करते हैं इमेज की URL। राइट क्लिक करना है आपको और कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है। और जो हमारी ये बॉडी है उसमें एक इमेज लगाएंगे हम। एक तो ये इमेज लगाएंगे और इसकी ये हम डाल दिए, और फिर अल्ट कुछ भी डाल देते हैं अभी के लिए। ठीक है, कुछ भी ही मैं डाल दूँगा, लिटरली कुछ भी। ठीक है। और जैसे ही आप सेव करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये इमेज आ रही है, बट ये अभी बहुत बड़ी आ रही है। तो मैं एक विड्थ सेट कर दूँगा इस पर, विड्थ 400 पिक्सल लेट से। और एक बार मैं इसी इमेज टैग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है। और ये इमेज आ गई, बट यहाँ पे हम इमेज की जो URL है उसको चेंज कर देंगे। कॉपी इमेज एड्रेस, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से। और जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखो ये दोनों इमेज हमारी वेब पेज पे आ गई। तो अभी होता क्या है, आप देखोगे इसमें, तो इसकी जो हमने पाथ दी है, इसकी पाथ, तो इसकी पाथ आप यहाँ से देखोगे यहाँ तक cdn.pixabay.com, फिर फ़ोटो, फिर 2025। ये और ये दोनों सेम है, राइट। और सेम होने की वजह से हम इसको यहाँ भी लिख रहे हैं और यहाँ भी लिख रहे हैं। इवन कोई तीसरी इमेज होती तो हो सकता है वो ये वहाँ भी होता। और हमने पिछले एक वीडियो में बात करी थी कि कोडिंग में आप ट्राई करो कि चीज़ें रिपीट ना हो। ठीक है। तो इसके लिए इसके लिए यूज करते हैं हम बेसिकली बेस टैग। बेस टैग क्या करता है, एक बेस पाथ आपको दे देगा वो, कि बेस पाथ आपका यहाँ तक, ये जो है आपका बेस पाथ है। ठीक है। तो इसको हम सीधा यूज करके ही देखते हैं। इसको हम यहाँ तक सेम है तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और जो हमारी हमने बेस पाथ लिखी है, बेस टैग लिखी है, इसके href में डाल देंगे। ठीक है। और इसको सेव करेंगे। अभी भी ये सेम ही आ रहा है। स्टाइलिंग इसकी पता नहीं क्यों चली गई। हाँ, इसकी स्टाइलिंग बेस पाथ के वजह से ही चली गई बेसिकली। क्योंकि अभी क्या होगा, बेस पाथ आप डिफ़ाइन कर दोगे तो यहाँ पे जो भी आप पाथ यूज करोगे उसमें ये बेस पाथ ये डायरेक्टली वहाँ पे डाल देगा। अभी देखो मैं यहाँ से इसको हटाते हैं, और जैसे ही आप सेव करोगे तो इमेज चली गई। देखते हैं 1 मिनट क्यों चली गई है। वैसे जाना नहीं चाहिए, आई थिंक। हाँ, ये पार्ट हमने उसमें इंक्लूड नहीं करा है, एयर वाला। ठीक है, बेस पाथ में। मुझे तो यही लग रहा है रीजन, और कुछ रीजन होना नहीं चाहिए। एक बार चलते हैं बेस पाथ पे। बेस, हाँ,
ये हमने रखी तो है, ये भी चली गई। एक बार मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक करूँगा। अब जब भी कोई चीज़ आपको काम नहीं कर रही हो तो आप इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हो। और बेस पाथ का जो मतलब होता है बेसिकली ये पाथ आप बेस यूज करो, ठीक है। और जो भी यहाँ पे हम डाल रहे हैं उसके पीछे ये बेस पाथ डाल देनी है। ब्राउज़र क्या करेगा, ये बेस पाथ जो है वो इस पाथ के पीछे डाल देगा। एक बार डॉट लगा के देखते हैं, मे बी ये डॉट के बाद काम कर जाए। ये फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी ये नहीं करेगा। और ये भी हमारी चली गई है। तो बेस पाथ हम एक बार, मे बी ये एब्सोल्यूट के साथ नहीं काम कर रहा है, हम एक बार रिलेटिव के साथ काम करते हैं, ट्राई करते हैं। बेस पाथ जो है हमारी वो इमेज होने वाली है, ठीक है। और अभी जो हमने ये आइकन सेट करी है उसको, उसमें से यहाँ से ये इमेज निकाल दूंगा मैं। ये नहीं आया फिर भी, हाँ अभी ये आ गया। अभी आप देखो यहाँ से मैंने इमेज हटा दी, ये फिर भी आ रहा है। तो ये एब्सोल्यूट के साथ पता नहीं काम नहीं कर रहा है, एब्सोल्यूट पाथ के साथ, बट ये रिलेटिव पाथ के साथ काम कर रहा है। बट वैसे ये एब्सोल्यूट पाथ के साथ भी काम करता है। यहाँ पे मे बी कोई रिस्ट्रिक्शन हो, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और कोई इमेज हम ले लेते हैं। इसी इमेज को मैं डाउनलोड करता हूँ एक बार, सेव इमेज। ये फिर से आ रहा है वेब-पी में, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वेब-पी इमेज ही लेते हैं। और मैं यहाँ पे आऊँगा, यूट्यूब के अंदर नहीं, कहाँ गया हमारा फ़ोल्डर, कंप्लीट वेब डेव, इसके अंदर, फिर HTML के अंदर। और फ़ोल्डर डायरेक्टरी आपकी कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, आप किसी तरह के फ़ोल्डर कहीं पे भी ले सकते हो। और मैं इसको IMG कर देता हूँ, ठीक है। और अभी जो हम इसको लिंक कर सकते हैं इस तरीके से, एक इमेज टैग मैं हटा देता हूँ और इसको हटाते हैं। और अभी हमें इसमें IMG नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं देता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ फाइल का जो नेम है उसके वजह से। और फिर हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, इमेजेस को हटा देंगे, ठीक है। तो आप देखो ये इमेज यहाँ पे हमारी लोड हो गई। लेकिन अगर आप इंस्पेक्ट में जाओगे और यहाँ पे भी आपको ये पाथ सेम ही दिख रहा है, तो बेस पाथ क्या कर रहा है बेसिकली, इसके पीछे ब्राउज़र को समझ में आ रहा है कि इस इमेज को जो हमें देखना है वो अभी कहाँ से देखना है, इमेज के बाद से। आप इसकी देखो, इसकी स्टाइलिंग चली गई है अभी, बैकग्राउंड कलर। हम क्या करेंगे अभी, क्यों चली गई है इसकी स्टाइलिंग, क्योंकि अभी जो ब्राउज़र चेक कर रहा है स्टाइल CSS को, वो इसमें ढूंढ रहा है इमेजेस के अंदर। इसके वजह से ये काम नहीं कर रही है, क्योंकि बेस पाथ हमने सेट कर दिया है इमेजेस। अभी इसको जैसे हम इसके अंदर मूव करेंगे, आप यहाँ पे मूव कर दो, अभी देखो जैसे ही हमने इसको मूव करी इसकी स्टाइलिंग काम कर गई। आई होप कि आपको ये बेस पाथ समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट करना, ठीक है। एक बार फिर से इसकी हम चर्चा कर लेंगे बेस टैग के बारे में, ठीक है। बेस टैग बेसिकली वही कि अगर आपने बेस टैग में एक पाथ डिफ़ाइन कर दी, जैसे हमने अभी के लिए करी है इमेजेस, और अब यहाँ पे जो भी पाथ डालोगे वो यहाँ से रिलेटिव हो जाएगा, ना कि आपके इस फोल्डर से, ठीक है। पहले अगर बेस पाथ नहीं है तो जो रूट फोल्डर है आपका उसके रिलेटिव ये होता है, जहाँ पे आपकी जो पेमेंट जो ये डॉक्यूमेंट है HTML का, उसका जो पेरेंट फोल्डर है उससे रिलेटिव होता है। लेकिन आप जैसे इस पे बेस पाथ सेलेक्ट कर दोगे तो इसकी एसेट्स जो है वो उस बेस पाथ से रिलेटिव हो जाएगा, इस तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और ये वीडियो कैसी थी, इसमें आपको क्या समझ में आई, क्या समझ में नहीं आई, वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट से क्या होता है, एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो हमारे लिए भी बेटर होगा। बस यही है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।